एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंटरनेशनल ट्रेड। लास्ट वीडियो में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंटरनेशनल ट्रेड। हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो कवर करता था हैंडीक्राफ्ट और मॉडर्न इंडस्ट्री। हमारे जो हैंडीक्राफ्ट थे वो उस टाइम पे डीके होना स्टार्ट हो गए। हमारे जो हैंडीक्राफ्ट थे वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थे, किस लिए? अपनी वैरायटी और क्वालिटी की वजह से। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इन्हें क्या करा, डीके कर दिया, जिसका मेन जो कॉज था वो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी था और कुछ अदर कॉजेज़ भी थे, जिसकी वजह से हमारे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गए। देखते हैं हमारे जो हैंडीक्राफ्ट है वो कैसे डिस्ट्रॉय हुए। नंबर 1 इज़ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी में क्या था, ये एक ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी चलाई थी जिसमें कि ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल का। ब्रिटिशर्स इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते थे अपनी कंट्री में और उस पर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता था। वो क्या करते थे, अपनी कंट्री में ले जाते थे और फिर वहाँ से फिनिश्ड गुड बना कर लाते थे। ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट होता था उनके फिनिश्ड गुड का हमारी कंट्री के अंदर, वो भी ड्यूटी फ्री होता था। लेकिन इसके साथ साथ क्या हो रहा था, हमें अगर अपने हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करने हैं, बाहर कंट्री से बाहर भेजने हैं, उस पर हमें बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हैंडीक्राफ्ट की जो डिमांड थी फॉरेन एज वेल एज डोमेस्टिक, वो दोनों डीके हो गई और हैंडीक्राफ्ट धीरे धीरे करके क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। नंबर 2 इज़ डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। पहले क्या होता था, उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के टाइम पे कुछ राजा, नवाब और एम्परर होते थे जो कि डिफरेंट पार्ट के कंट्री के डिफरेंट पार्ट को रूल करते थे। वो क्या करते थे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट को पैट्रनाइज करते थे, अलग अलग जगह दिखाते थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे ब्रिटिशर्स आए वैसे वैसे ये राजा, नवाब वगैरह ये सब के सब ख़त्म होते चले गए और हमारे जो हैंडीक्राफ्ट थी उनका भी जो था वो धीरे धीरे डीके होना स्टार्ट हो गए। नंबर 3 इज़ कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। जो हमारे हैंडीक्राफ्ट थे, ऑब्वियसली हैंडीक्राफ्ट आर हैंडमेड, और जो ब्रिटिश प्रोडक्ट थे वो कैसे होते थे, मशीन मेड होते थे। मशीन मेड प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है वो हैंडीक्राफ्ट से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन हमारे जो हैंडीक्राफ्ट थे वो एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे और जो ब्रिटिश प्रोडक्ट थे वो बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट थे और उनकी जो क्वालिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जिस वजह से क्या हुआ, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट थे वो मशीन मेड प्रोडक्ट को कॉम्पिटिशन नहीं दे पाए और डीके हो गए। नंबर 4 पॉइंट इज़ न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। कंट्री में जैसे जब ब्रिटिशर्स आए थे तो कंट्री में एक न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड बन गया था। लोगों ने क्या करा था, वेस्टर्न लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लिया था। अब जब लोगों ने वेस्टर्न लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लिया था तो क्या हुआ, जो ब्रिटिश प्रोडक्ट की जो डिमांड थी वो इंक्रीज़ हो गई, उनके फेवर में हो गई, और जो हमारे हैंडीक्राफ्ट थे वो ख़त्म हो गए, वो खुद ही खुद ख़त्म होने लगे और ब्रिटिशर्स के जो प्रोडक्ट थे वो फेवर में हो गए। लोगों ने उनके प्रोडक्ट यूज़ करने स्टार्ट कर दिए। नंबर 5 पॉइंट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज़। हमारी कंट्री में क्या हुआ, 1853 में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोडक्शन करा रेलवेज़ का। जो फर्स्ट ट्रेन मूव हुई थी वो हुई थी मुंबई से थेन में। उन्होंने हमारी कंट्री में इंट्रोडक्शन किया था रेलवेज़ का, ताकि वो अपनी कंट्री से हमारी कंट्री में अपने फिनिश्ड गुड भेज पाएँ। उनके जो फिनिश्ड गुड होते थे, जो उनके प्रोडक्ट होता था वो बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट होता था, और जो हमारे हैंडीक्राफ्ट थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे और साथ साथ उनकी क्वालिटी को मैच भी नहीं करते थे। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट थे वो डीके हो गए और ब्रिटिश प्रोडक्ट मार्केट में चलने लगे। हैंडीक्राफ्ट हमने देख लिया, हमारे हैंडीक्राफ्ट कैसे डीके हुए थे। जो हमारी जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी, मॉडर्न इंडस्ट्री जो थी उनकी बहुत ज़्यादा ब्लीक ग्रोथ थी। ब्लीक ग्रोथ मतलब बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोथ थी। अब देखेंगे कि हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री की स्लो ग्रोथ कैसे थी। जो कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जो कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने सेटअप कर रखी थी, जिसमें कि इंक्लूड करती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, शुगर, सीमेंट, पेपर इंडस्ट्री। कुछ ही इंडस्ट्रीज़ थी जो कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने सेटअप कर रखी थी, और जो स्टेट का जो पार्टिसिपेशन था इंडस्ट्रियलाइजेशन में वो बहुत ज़्यादा कम था। स्टेट का जो पार्टिसिपेशन था, मतलब स्टेट का मतलब गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा कम था। उनका जो पार्टिसिपेशन था वो सिर्फ रेलवेज़ और कम्युनिकेशन तक ही कन्फाइंड था, मतलब यहीं तक उनका पार्टिसिपेशन था। जिसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को एक अच्छी मार्केट मिल गई। हमारा जो इंडिया था उनके लिए और ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, उनके प्रोडक्ट के लिए और ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो कुछ भी नहीं कर रही थी ताकि जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ
मतलब इम्प्रूवमेंट आए, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही थी और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इसका फेवर किया और अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केट बढ़ाई, एक्सपेंड करी। हमारे पास कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि प्रोडक्शन करती है मशीन्स का, बड़े बड़े प्लांट्स का, वो इंडस्ट्री कैपिटल गुड इंडस्ट्री होती है। हमारे पास कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी जो कि कैपिटल गुड, मतलब कोई अच्छी इंडस्ट्री नहीं थी जो कि कैपिटल गुड प्रोड्यूस करती है। हम क्या करते थे, कैपिटल गुड जो हमारे प्लांट मशीनरी वगैरह होती थी ये सब हम इंपोर्ट करते थे ब्रिटेन से। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंडर जो फॉरेन ट्रेड थी वो कैसी थी? जो फॉरेन ट्रेड थी, एक तो वो ब्रिटिशर्स ने थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी वो तो एक्सप्लॉइट करी ही थी। साथ साथ क्या था, हम जो थे नेट एक्सपोर्टर थे प्राइमरी प्रोडक्ट के और इम्पोर्टर थे फिनिश्ड गुड के। ये मैंने आपको पहले बताया कि हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे प्राइमरी प्रोडक्ट का। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्ट मतलब हम क्या करते थे, उनको इनपुट प्रोवाइड करते थे और वो हमें देते थे आउटपुट, फिनिश्ड गुड देते थे। कुछ चीज़ें जो कि हम एक्सपोर्ट करते थे जैसे कि सिल्क, कॉटन, वूल, जूट, इंडिगो, और जो इम्पोर्ट करते थे, हमारे जो इम्पोर्ट थे वो इंक्लूड करते हैं कॉटन, सिल्क, वूलन क्लोथ्स, प्लांट और मशीनरी, ये सब। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना प्राइमरी प्रोडक्ट का शो करता है बैकवर्डनेस, कि आपकी कंट्री कितनी ज़्यादा बैकवर्ड है। नंबर सेकंड इज़ मोनोपोली कंट्रोल ऑन इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था उस पर ब्रिटिशर्स का मोनोपोली कंट्रोल था, मतलब सिंगल कंट्रोल था। हमारी जो फॉरेन ट्रेड थी 50% फॉरेन ट्रेड, 50% से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड जो थी वो टूवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन थी। मतलब हम जो थे 50% से ज़्यादा ट्रेड हमारी किसके साथ होती थी, ब्रिटेन के साथ होती है। हम क्या करते थे, प्राइमरी प्रोडक्ट जो थे वो एक्सपोर्ट करते थे और इम्पोर्ट करते थे फिनिश्ड गुड का। हमारी जो ट्रेड पर किसका कंट्रोल था, ब्रिटिशर्स का मोनोपोली, सिंगल कंट्रोल था। नंबर थर्ड इज़ सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स। सरप्लस ट्रेड कौन सी ट्रेड होती है, मतलब कि हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होना इम्पोर्ट से। अगर हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे इम्पोर्ट से तो वो ट्रेड क्या कहलाएगी, सरप्लस ट्रेड कहलाएगी। मतलब हमारी जो ट्रेड थी, ये अच्छी बात है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होने चाहिए इम्पोर्ट से, लेकिन ये भी किस लिए होता था, ब्रिटिशर्स के बेनिफिट के लिए हो रहा था। हम एक्सपोर्ट किस चीज़ का करते थे, हम एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करना मतलब बैकवर्डनेस, ये शो करता है बैकवर्डनेस। और जो हमारी जो ट्रेड थी वो भी किस चीज़ के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वो भी यूज़ नहीं होती थी। वो सब किस लिए यूज़ होती थी, ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पूरा करने के लिए। और जो ब्रिटिशर्स से हमारी जो वॉर होती थी वो सब कुछ, जो ट्रेड होती थी वो सब उसी में चली जाती थी। ये शो करता है कि हमारी कंट्री कितनी ज़्यादा बैकवर्ड थी, हमारे तीनों सेक्टर कितने ज़्यादा बैकवर्ड थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो कैसा था। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कंट्री का सपोर्ट सिस्टम। इंफ्रास्ट्रक्चर भी दो तरीके का होता है, इकोनॉमिक और सोशल। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता जाता है जैसे कि बैंकिंग हो गई, कम्युनिकेशन, पावर, एनर्जी, ये सब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हाउसिंग फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ये सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो हमारी कंट्री में रेलवेज़ डेवलप थे ताकि हम क्या कर सकें, बाहर से फिनिश्ड गुड मंगा सकें, ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं अपनी कंट्री से हमारी कंट्री में क्या कर सकें, फिनिश्ड गुड भेज सकें। पोर्ट्स डेवलप थे, पोर्ट्स मतलब सी पोर्ट्स हो गए, सी पोर्ट्स डेवलप थे ताकि हम क्या कर सकें, उनकी कंट्री में ब्रिटिश कंट्री में हम क्या कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें रॉ मटेरियल का। पोस्ट और टेलीग्राफ जो थे वो डेवलप थे ताकि जो ब्रिटिशर्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को एनहांस करने के लिए। रोड्स डेवलप थे ताकि जो रॉ मटेरियल है वो इजीली पोर्ट्स तक पहुंच पाए। नेक्स्ट टॉपिक इज़, छोटा सा टॉपिक बचा है कि ब्रिटिशर्स का हमारी कंट्री में क्या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट था। नंबर वन इज़ कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, पहले हमारे जो फार्मर्स थे वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, मतलब सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ग्रो करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या करवाया था, फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन करवाया था, मतलब ज़बरदस्ती उनसे मार्केट के लिए प्रोड्यूस करवाया था, कमर्शियल फार्मिंग करवाई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, फार्मर्स का एक कमर्शियल आउटलुक बन गया था। अब वो क्या करते थे, प्रॉफिट कमाने के लिए फार्मिंग करते थे। नंबर सेकंड इज़ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में क्या किया था, रेलवेज़ और रोड्स डेवलप कर दी थी, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में इम्प्रूवमेंट हुआ था इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनी थी। नंबर थर्ड इज़ कंट्रोल ऑफ फेमाइंस। हमारा जो कंट्री का ट्रांसपोर्ट सिस्टम था
उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ था, जिसकी वजह से बैकवर्ड एरियाज़ में अब इजीली फूड ग्रेन का मूवमेंट हो सकता था। नंबर 4 इज मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। पहले क्या होता था, पहले हमारी कंट्री में बार्टर सिस्टम था, मतलब कि गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इंट्रोडक्शन करा ऑफ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। उन्होंने क्या किया, करेंसी को इंट्रोड्यूस करा, जिसकी वजह से ईजीली हम कोई भी गुड्स खरीद सकते थे। इस चैप्टर में बस इतना ही था। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी से तो आप रीड कर ही सकते हैं, आपको सब कुछ ही अवेलेबल हो जाएगा, या फिर TR जैन कोई भी अदर बुक से आप रीड कर सकते हैं। थैंक यू।